आदाब, मुल्क की बात में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं रिजवान खान। आइए सबसे पहले नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। यमन के हूती ने इजराइल को दी बड़ी चेतावनी। इजराइल को फिर से दहलाने के लिए हूती का बड़ा ऐलान। सूडान में यूएई की आरएसएफ फोर्स कर रही जुल्म की इंतहा। सैटेलाइट तस्वीरों में दिखी खून से सनी सुडानी सरजमी। एमपी के मदरसे में 19 लाख के नकली नोट बरामद। पुलिस ने मदरसे में छापा मारा, इमाम गिरफ्तार। असम के सीएम ने मुसलमानों पर फिर साधा निशाना, कहा मियां भाई की डेयरिंग असम में नहीं चलेगी। शाहबानो की बेटी का फिल्म हक पर एतराज, कहा अम्मी की कहानी को गलत अंदाज में दिखाया गया। तेजस्वी यादव पर ओवैसी का वार, कहा दाढ़ी और टोपी वालों को चरमपंथी कहते हैं तेजस्वी। योगी आदित्यनाथ का महागठबंधन पर हमला, लोगों से कहा बटे थे तो कटे थे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। बिहार में शराबबंदी लागू, लेकिन हो जाती है होम डिलीवरी। बीजेपी लीडर ने अपनी ही हुकूमत पर उठाए सवाल। लोन फ्रॉड मामले पर ईडी का अनिल अंबानी पर बड़ा एक्शन। कुर्क की गई 3,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की जायदाद। इंडियन विमेन क्रिकेट टीम ने रकम की तारीख, साउथ अफ्रीका को हराकर पहली बार जीता वर्ल्ड कप। पाकिस्तान ने भारत के 2000 से ज्यादा सिखों को दिया वीजा। गुरु नानक देव की 556वीं यौम पैदाइश प्रोग्राम में होंगे शामिल। और एटॉमिक टेस्ट पर ट्रंप का बड़ा बयान, अमेरिका अपने एटॉमिक टेस्ट फिर से शुरू करेगा। यमन के हूती ने इजराइल के खिलाफ बड़ी चेतावनी जारी की है और ये चेतावनी जारी करते हुए ऐलान किया है कि यमन इजराइल को ताबड़तोड़ हमलों से एक बार फिर दहलाने के लिए पूरी तरह तैयार है। दरअसल इजरायली पीएम नेतन्याहू के हूतियों को खत्म करने की धमकी पर पलटवार करते हुए सीनियर हूती लीडरान ने इजराइल को करारा जवाब देते हुए ये धमकी दी है। हूती लीडरान ने वाज़ेह किया है कि यमन इजराइल की धमकियों से नहीं डरता। इजराइल को हर मार्के में उसी की जबान में जवाब दिया जाएगा। हूती के एक दूसरे लीडर हिजाम अल अस्साद ने नेतन्याहू की धमकियों पर चेताते हुए कहा है कि औरतों और बच्चों के कातिल इजराइल का मिडल ईस्ट खित्ते से जल्द खात्मा हो जाएगा। हूती लीडरान की चेतावनी से यह साफ वाज़ेह हो गया है कि इजराइल को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हूती एक बार फिर पूरी तरह तैयार है। यमन और इजराइल के बीच की कशीदगी एक बार फिर से उरूज पर है। गजा सीज फायर के बाद से यमन लगातार इजराइल को सीज फायर पर अमल करने के लिए चेता रहा है। यमन के हूती से इजराइल की कशीदगी तकरीबन 2 साल से जारी है। गजा की हिमायत में हूती लंबे वक्त से इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन से हमले कर रहा है। गजा सीज फायर होने के बाद नेतन्याहू अब बड़े पैमाने पर जंग करने के लिए अपना अगला निशाना ढूंढ रहा है। ऐसे में उसने अब यमन के हूतियों को खत्म करने की बात कही है, जिस पर यमन की तरफ से उसे मुंहतोड़ जवाब मिला है। हूती ग्रुप ने नेतन्याहू को चेताया है कि अगर हमले की कोशिश की तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मेहर न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक सीनियर हूती लीडर मोहम्मद अल बुखैती ने तस्दीक की कि उनका ग्रुप इजराइल के साथ टकराव के एक नए सीधे दौर के लिए पूरी तरह तैयार है और अगर इजराइल ने जंग छेड़ी तो उसे किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। अल बुखैती ने अरब मुल्कों के बगैर रुख पर भी इशारा करते हुए कहा कि उनका समूह अपने अरब भाइयों से इजराइल के खिलाफ सीधे तौर पर लड़ने की दावत नहीं देता, बल्कि कम से कम इतना चाहता है कि वो यमन के मॉडल से मोटिवेशन लें। अंसारुल्लाह के सियासी ब्यूरो के मेंबर मोहम्मद अल फराह ने भी ऐलान किया कि यमन इजरायली वॉर क्राइम करने वालों को जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अल फराह ने अल मसीदा न्यूज के हवाले से कहा कि इजराइल की धमकियां बस हवाई हैं, लेकिन हमारा जवाब अटल है। इजराइल को हम उसी की जबान में करारा जवाब देंगे। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर जोर देकर कहा कि यमन जवाब सिर्फ शो स्टंट या अखबारी बयानों से नहीं देगा, बल्कि प्रैक्टिकल कदम उठाकर हर दुश्मनाना कदम को सियासी, इक्तिसादी और स्ट्रेटेजिक कीमत में बदल देगा, जो दुश्मन पर भारी पड़ेगी और इजरायलियों के माजी और मुस्तकबिल को तबाह कर देगी। अल फराह ने आगे कहा कि यमन किसी भी हमले के लिए भारी कीमत वसूल करने को तैयार है। इस बात का सीधा मतलब यह है कि यमन अपने नुकसान की परवाह किए बगैर इजराइल के जुल्मों के खिलाफ लड़ता रहेगा। इसी सिलसिले में यमन के शूरा काउंसिल के मेंबर हिजाम अल असद ने भी कड़ा बयान जारी किया और कहा जो लोग बैलफोर डिक्लेरेशन के जरिए लाए गए और जिनके हाथ बच्चों और औरतों के खून से रंगे हुए हैं, उन्हें हमारे इलाके से निकाल दिया जाएगा। मतलब ये कि बैलफोर डिक्लेरेशन के तहत जो इजरायली कभी खुद मजलूम बनकर फिलिस्तीन आए थे, आज वो खुद मजलूमों को कत्ल कर रहे हैं। हूती लीडर के मुताबिक इन्हीं जालिम इजरायलियों को मिडिल ईस्ट खित्ते से एक बार फिर उखाड़ फेंका जाएगा। सूडान में हालात बेहद संगीन हो चुके हैं। एक आला सूडानी सफीर ने मुल्क के शुमाली दरफूर सूबे में यूएई की हिमायत याफ्ता आरएसएफ पर जंग के जुर्म करने के इल्ज़ाम लगाए हैं। अल फाशा से जान बचाकर भागे लोगों ने बताया कि इन मुसल्लह दस्तों ने सामूहिक कत्ल गारत और औरतों के साथ ज़बरदस्ती कर संगीन जुर्म किए हैं। इजिप्ट में सूडान के सफ़ीर इमाद अल दीन मुस्तफ़ा अदवी ने इतवार को बयान देते हुए यूएई पर इल्ज़ाम लगाया कि वो सूडान के चल रहे सिविल वॉर में आरएसएफ यानी रैपिड सपोर्ट फोर्सेस को मदद दे रहा है। बताया जा रहा है कि आरएसएफ ने शुमाली दारफूर की राजधानी अल फाशर पर 18 महीनों की घेरेबंदी और भुखमरी के बाद कब्जा कर लिया। इस तसल्ली बख्त कब्जे के बाद हज़ारों शहरी हलाक हुए और मुतअद्दिद लोगों ने लूटमार, इज्तिमाई कत्ल गारत, बलात्कार और इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी की और इंसानी हुकूक़ की संगीन पामाली की शिकायतें दर्ज कराई हैं। आरएसएफ ने शहरियों के इतने दर्दनाक कत्लेआम शुरू कर दिए हैं कि ज़मीन पर खून के धब्बे दिखाई दे रहे हैं, जिसकी तस्वीरें सैटेलाइट के जरिए ली गई हैं।
अल-फाशर के पतन के फौरन बाद हुए कत्लेआम की रफ्तार और शिद्दत की तुलना वॉर ऑब्जर्वर ने रवांडा जेनोसाइड के पहले 24 घंटों से की है। वहीं सूडानी हुकूमत का कहना है कि अब तक कम से कम 2000 लोग मारे गए हैं, लेकिन गवाहों का कहना है कि असल तादाद इससे कहीं ज़्यादा हो सकती है। अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि अल-फाशर शहर में अभी भी हज़ारों आम शहरी फंसे हुए हैं। खंडवा जिले में पुलिस ने एक मदरसे से 19 लाख रुपए से जायद के नकली नोट बरामद किए। इमाम जुमैर अंसारी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस अब नकली नोट के पूरे इस नेटवर्क की जांच कर रही है। मध्य प्रदेश के खंडवा में पुलिस ने एक मदरसे से 19 लाख रुपए से ज्यादा के नकली नोट बरामद किए। ये कार्रवाई जाबर थाना इलाके के गांव पैठिया में सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो की बुनियाद पर की गई है। पुलिस ने इमाम जुबैर अंसारी को गिरफ्तार करके उसके कमरे से नकली नोटों के बंडल जब्त किए हैं। ये मामला नकली नोटों के नेटवर्क से जुड़ा होने की उम्मीद के चलते संगीन माना जा रहा है। एसएसपी महेंद्र तारनेकर ने बताया कि खबर मिलने पर पुलिस टीम ने फौरन मदरसे पर छापा मारा। तलाशी के दौरान इमाम जुबैर अंसारी के कमरे से बड़ी तादाद में नकली नोट मिले। अब तक 19 लाख रुपए से ज्यादा की गिनती हो चुकी है। पुलिस ने बीएनएस से मुतालिक दफात के तहत मामला दर्ज कर लिया है। एसएसपी ने आगे कहा कि जांच में सामने आने वाले सबूतों की बुनियाद पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस जराये के मुताबिक जुबैर अंसारी और उसके एक साथी को 31 अक्टूबर को महाराष्ट्र के नासिक जिले से मालेगांव से गिरफ्तार किया गया था। उसके पास से 10 लाख रुपए के नकली नोट बरामद किए गए थे। असम के वजीर आला हेमंता बिस्वा शर्मा लगातार अपने बयानों और कार्रवाइयों की वजह से इख्तलाफात में घिरे रहते हैं। उन पर यह इल्ज़ाम लगता रहा है कि वो बिना किसी कानूनी अमल के मुसलमान तबके को निशाना बनाकर पुशबैक पॉलिसी लागू कर रहे हैं। अब एक बार फिर उन्होंने मुसलमानों को टारगेट करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक मुतनाज़ा पोस्ट किया है। असम के वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा पर मुखालिफ सियासी पार्टियां लगातार इल्ज़ाम लगाती रही हैं कि वो अक़लियती मुखालिफ बयान देते हैं। शर्मा के हालिया बयान और बीजेपी के सोशल मीडिया पर जारी कुछ इश्तिहारों ने उनकी फिरका परस्त और तफरीकी सोच को उजागर कर दिया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्त एतराज जताया था। पिछले कुछ महीनों में असम हुकूमत ने मुसलमानों की आबादी वाले इलाकों में बड़ी तादाद में बुलडोजर एक्शन किया और कई लोगों को गैर मुल्की करार देकर नो मैंस लैंड में धकेल दिया। शनिचर को भी 16 अफराद को घुसपैठ के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया। इस बात की मालूमात खुद हेमंत बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया पर दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शर्मा ने लिखा, मियाँ भाई की डेयरिंग असम में नहीं चलेगी। उन्होंने दावा किया कि बांग्लादेश से 16 गैरकानूनी अफराद असम में दाखिल हुए थे जिनके इरादे गलत थे। उन्हें पकड़ लिया गया है और उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। शर्मा ने अपने बयान में सख्त लहजा अपनाते हुए कहा, हम आपको ढूंढ निकालेंगे, पकड़ेंगे और मुल्क से बाहर निकाल देंगे। उन्होंने इस कार्रवाई में शामिल पुलिस अफसरों की भी तारीफ की। ताहम हेमंत बिस्वा शर्मा और बीजेपी हुकूमतों के इस रवैये पर ह्यूमन राइट्स तंजीमें सवाल उठा रही हैं। अदालत ने भी हाल ही में बांग्लादेशी बताकर लोगों को सरहद पार धकेलने पर सख्त चेतावनी दी थी और कहा था कि ऐसा कोई भी कदम इंसानी हुकूक और कानूनी उसूलों की खुली खिलाफ वर्जी है। शाहबानो की बेटी ने इमरान हाशमी और यामी गौतम की फिल्म हक को कानूनी नोटिस भेजा है। इल्ज़ाम लगाते हुए उन्होंने ये कहा है कि फिल्म उनकी वालिदा शाहबानो की ज़िंदगी को गलत और गैर सटीक तरीके से पेश करती है। इमरान हाशमी और यामी गौतम की आने वाली कोर्ट रूम ड्रामा फिल्म हक अपनी रिलीज से कुछ हफ्ते पहले ही कानूनी मसाइल में उलझ गई है। शाहबानो की बेटी और कानूनी वारिस सिद्दीका बेगम ने फिल्म के प्रोड्यूसर को नोटिस भेजकर फिल्म की रिलीज, इश्तिहार, नुमाइश या किसी भी तरह के प्रमोशन पर फौरन रोक लगाने की मांग की है। नोटिस में सिद्दीका बेगम की तरफ से कहा गया है कि मरहूमा शाहबानो बेगम की जिंदगी का तस्वुर उनके कानूनी वारिसों की परमिशन के बगैर किया गया है, जो पूरी तरह गैरकानूनी और नाजायज़ है। ये नोटिस फिल्म के डायरेक्टर सुपर्ण वर्मा, प्रोड्यूसर जंगली पिक्चर्स और बाबेजा स्टूडियोज के अलावा सेंसर बोर्ड को भी भेजा गया है। बता दें कि फिल्म हक 1985 के मशहूर शाहबानो केस पर मबनी है, जो हिंदुस्तान में मुस्लिम औरतों के हुकूक से जुड़ा एक तारीखी मामला था। शाहबानो की शादी 1932 में हुई थी और उनकी 5 औलादें थीं। बाद में उनके शौहर ने उन्हें तलाक दे दी। 62 साल की उम्र में शाहबानो ने 1978 में अपने शौहर मोहम्मद अहमद खान से नान नफके का मुतालबा किया था। 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि शाहबानो दफ़ा 125 के तहत नान नफका पाने की हकदार हैं। बिहार असेंबली इंतखाबात की सियासी बिसात पर AIMIM अपने पिछले परफॉर्मेंस को दोहराने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। AIMIM के तमाम बड़े रहनुमा लगातार रैलियां और अवामी इजलास कर रहे हैं ताकि वोटरों को अपनी तरफ मुतवज्जा कर सकें। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी अपने उम्मीदवारों के हक में मुसलसल इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। उन्होंने किशनगंज में एक बड़ी इंतखाबी रैली से खिताब किया। अपने खिताब के दौरान ओवैसी ने सत्तारूढ़ NDA और अपोजिशन महागठबंधन दोनों पर सख्त जुबानी हमला किया। ओवैसी ने कहा
जब 14% यादव बिहार के वजीर आला बनकर 15 साल तक हुकूमत कर सकते हैं और अब 3.5% मल्ला बिरादरी के लोगों को डिप्टी सीएम बनाने का ऐलान किया जा सकता है, तो 17% आबादी रखने वाले मुसलमानों की क़यादत करने का भी वक्त आ गया है। सीमांचल का बेटा अब बिहार का वजीर आला बनेगा। AIMIM के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, तेजस्वी यादव को वजीर आला नहीं बनने दिया जाएगा। किशनगंज जिले के कोचाधामन असेंबली हलके से बिशनपुर में एक वसी इंतखाबी इजलास से खिताब करते हुए ओवैसी ने RJD रहनुमा तेजस्वी यादव पर सख्त निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अब वोट बैंक की सियासत नहीं चलेगी। 3.5% मल्ला बिरादरी के लिए डिप्टी सीएम का ऐलान हो सकता है, तो मुसलमान का बेटा क्यों नहीं? अब सीमांचल का बेटा ही बिहार का वजीर आला बनेगा। बिहार के दरभंगा में यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज इंतखाबी रैली को खिताब किया। इस दौरान उन्होंने महागठबंधन पर जमकर हमला बोला। इंतखाबी रैली को खिताब करते हुए वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने लोगों से कहा कि याद रखना, बटे थे तो कटे थे, बटेंगे नहीं तो कटेंगे नहीं, एक रहेंगे तो सेफ भी रहेंगे। वजीर आला योगी आदित्यनाथ NDA के उम्मीदवार कृष्ण मुरारी मोहन झा की हिमायत में आवामी रैली करने पहुंचे थे। इस मौके पर सीएम योगी ने लोगों से NDA उम्मीदवार को भारी अक्सरियत से जीत दिलाने की अपील की। सीएम योगी ने कहा कि जो तरक्की में रुकावट है उसको पनपने नहीं देना है। हमें फिर से अयोध्या और मिथिला को जोड़कर राम राज्य की तरफ आगे बढ़ना है। अवधारणा को साकार करने की सिमत में आगे बढ़ना है। राम राज्य का तस्वुर तभी वजूद में आएगा जब बिहार में NDA की हुकूमत आएगी। MP के मिनिस्टर धर्मेंद्र लोधी ने बिहार की शराबबंदी पर अपनी ही पार्टी के सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बिहार में फोन करने पर शराब घर तक पहुंच जाती है और माफिया खुलेआम एक्टिव हैं। बिहार में लागू शराबबंदी एक बार फिर चर्चा में है। मध्य प्रदेश के मजहबी उमूर के वजीर धर्मेंद्र लोधी ने बिहार सरकार की पॉलिसी पर सवाल उठाते हुए कहा कि सूबे में शराबबंदी सिर्फ नाम की रह गई है। उन्होंने दावा किया कि बिहार में फ़ोन करके घर तक शराब पहुंचाई जाती है, जिससे शराब माफिया खूब एक्टिव है। ये बयान अब तेजी से वायरल हो रहा है। लोधी ने कहा कि जब तक आम आदमी खुद शराब छोड़ने का इरादा नहीं कर लेता, तब तक सिर्फ कानून से शराबबंदी मुमकिन नहीं। उन्होंने कहा, अगर आप दारू बंद भी करवा देंगे तो पीने वाला कहीं ना कहीं से पीकर आएगा ही। वजीर ने बताया कि बिहार और गुजरात दोनों रियासतों में शराबबंदी लागू है, लेकिन हकीकत कुछ और है। उन्होंने आगे कहा, मैंने जब जानकारी ली तो पता चला कि बिहार में शराबबंदी तो है, लेकिन माफिया घर घर शराब पहुंचा रहे हैं। फ़ोन करो तो शराब आ जाती है। धर्मेंद्र लोधी अपनी असेंबली में शराब माफिया से मुतालिक इल्जामात पर सफाई दे रहे थे। दिग्गज कारोबारी अनिल अंबानी और उनके रिलायंस ग्रुप के खिलाफ बड़ा कदम उठाते हुए ईडी ने 3,000 करोड़ रुपए से अधिक की जायदादें कुर्क की है। इनमें रिलायंस कम्युनिकेशन और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के कई फ्लैट, प्लॉट और दफ्तर शामिल हैं। यह मामला मुबैना लोन फ्रॉड से जुड़ा हुआ है। इस पर अभी तक अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप का कोई बयान नहीं आया है। जरायों के मुताबिक दिल्ली के होटल रंजीत में अंबानी का ऑफिस, रिलायंस सेंटर भी कुर्क की गई जायदादों में से एक है। नाम ना जाहिर करने की शर्त पर एक अफसर ने बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के तहत लगभग 3,000 करोड़ रुपए की जायदाद टेम्परेरी तौर पर जब्त की गई है। ताहम रिलायंस ग्रुप पहले ही अपने ऊपर लगे इल्जामों से साफ इनकार कर चुका है। बता दें कि ईडी की ये जांच 17,000 करोड़ रुपए के घोटालों से जुड़ी हुई है। इसमें लगभग 20 सरकारी और प्राइवेट बैंकों से लिया गया लोन शामिल है। ईडी ने यह भी पाया कि 2017 से 19 के बीच येस बैंक ने इलीगल तरीके से अनिल अंबानी की कंपनियों को लोन दिया था, जिसे बाद में कहीं और डाइवर्ट कर दिया गया। SIR को लेकर बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि SIR की मुखालफत करना मुल्क के मफाद के खिलाफ है और ये विदेशी घुसपैठियों को हिंदुस्तान की सियासत में दखल देने का मौका देता है। तरुण चुग ने कहा कि घुसपैठियां, जाली वोटर और मुर्दा वोटर जमहूरियत के लिए संगीन खतरा है। SIR का विरोध यानी विदेशी घुसपैठियों को ये अधिकार देना कि वो तय करें कि भारत में कौन सी सरकार होगी, ये राष्ट्रहित के लिए, देश की एकता अखंडता के लिए अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। घुसपैठिया, फर्जी मतदाता, मृत वोट लोकतंत्र के लिए हलाहल जहर की तरह है। इन पर डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट जैसी कार्रवाई होनी चाहिए, ना कि इन्हें बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाए। तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में आज एक जबरदस्त सड़क हादसा पेश आया। इस हादसे में 20 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग शदीद जख्मी हो गए। मरने वालों में 10 मर्द, 9 खवातीन और एक बच्चा शामिल है। बता दें कि हादसा उस वक्त हुआ जब बजरी से लदा एक टिपर तंदूर डिपो की एक RTC बस से टकरा गया। बताया जा रहा है मरने वालों की तादाद बढ़ सकती है। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने रंगारेड्डी में इस हौलनाक सड़क हादसे पर गहरे अफसोस का इजहार किया है। वजीर आला ने इंतजामिया को फौरन हादसे की जगह पर पहुंचने और ज़रूरी इमदाद पहुंचाने का हुक्म दिया है। उन्होंने बस हादसे में जख्मी हुए सभी लोगों को
फौरन हैदराबाद पहुंचाने और उनके बेहतर इलाज का इंतजाम करने के लिए कहा है। वजीर आला ने जख्मियों को बचाने के लिए मुनासिब एम्बुलेंस और डॉक्टरों को तैनात करने का हुक्म भी दिया है। उन्होंने मौजूद वज़रा से भी हादसे की जगह पर फौरन पहुंचने को कहा। बता दें कि ये वाकया रंगारेड्डी जिले चेवल्ला मंडल के मिर्जागुड़ा के पास पेश आया। इंडियन विमेन क्रिकेट टीम ने तारीख रकम कर दी है। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारत ने साउथ अफ्रीका को हराकर पहली बार आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया है। पूरे मुल्क में विमेन क्रिकेट टीम की जीत को लेकर मुबारकबाद का सिलसिला जारी है। बता दें कि हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय खवातीन क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप फाइनल में साउथ अफ्रीका को 52 रनों से हराकर अपनी पहली आईसीसी ट्रॉफी जीती है, जिसको लेकर पूरे मुल्क में खुशी की लहर दौड़ गई है। मरकजी एग्रीकल्चर वजीर शिवराज सिंह चौहान ने इस तारीखी जीत पर फख्र जताया और भारतीय खवातीन टीम की तारीफ की। उन्होंने एक्स पर लिखा, हमारी बेटियां चैंपियन हैं, बेटियों ने दिल भी जीता और दुनिया भी जीती। ये जीत इस बात की गवाह है कि भारत की बेटियों की उड़ान आसमान से भी ऊंची है। उन्होंने आगे कहा, साउथ अफ्रीका को हराकर भारत अब विमेंस क्रिकेट में भी वर्ल्ड चैंपियन बन गया है। मुल्क के रहने वालों को और हमारी बेटियों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। पाकिस्तान ने भारत के तकरीबन 2100 सिखों को तीर्थ यात्रा के लिए वीज़ा दिया है। मई में दोनों देशों के बीच फौजी टकराव के बाद पहली बार इतनी बड़ी तादाद में सिख अकीदतमंद पाकिस्तान का सफ़र कर सकेंगे। गुरु नानक देव की 556वीं यौम पैदाइश से मुतालिक प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए 5 नवंबर को 2150 भारतीय सिखों के वाघा बॉर्डर के जरिए से लाहौर पहुंचने की उम्मीद है। सरकार के एक आला अफसर ने यह बात कही। अहम तकरीब 5 नवंबर को गुरुद्वारा जन्म स्थान ननकाना साहिब में मुनक्किद की जाएगी, जो लाहौर से तकरीबन 80 किलोमीटर दूर है, जहां गुरु नानक साहब की पैदाइश हुई थी। इवैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड के तर्जुमान गुलाम मोहिद्दीन ने कहा कि पाकिस्तान सरकार ने बाबा गुरु नानक देव जी की यौम पैदाइश में शामिल होने के लिए भारतीय सिखों को 2150 वीज़ा जारी किए हैं। भारतीय सिख 4 नवंबर को वाघा बॉर्डर के रास्ते लाहौर पहुंचेंगे। अपने 10 रोज़ा सफ़र के दौरान भारतीय सिख गुरुद्वारों के दर्शन करेंगे और 13 नवंबर को अपने मुल्क के लिए रवाना होंगे। अफगानिस्तान में आज सुबह जोरदार जल्जला आया। रिक्टर स्केल पर इस जल्जले की शिद्दत 6.3 रही। मकामी अफसरान के मुताबिक जल्जले की वजह से कम 7 लोगों की मौत हो गई है। USGS के मुताबिक 3 नवंबर को आए जल्जले का मरकज़ मज़ार शरीफ शहर के पास पुल में ज़मीन के 28 किलोमीटर की गहराई पर था। AFP की रिपोर्ट के मुताबिक उनके सहाफ़ी को इस ज़लज़ले का एहसास अफगानिस्तान की राजधानी काबुल तक हुआ। मज़ार शरीफ में कई लोग आधी रात में सड़क पर भाग गए। उन्हें डर था कि उनके घर ढह जाएंगे। एक्स पर एक पोस्ट में नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने कहा कि इब्तदाई रिपोर्ट से पता चला है कि ज़लज़ला मकामी वक्त के मुताबिक सुबह तड़के मज़ार शरीफ शहर और खुल्म शहर के पास आया। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक शुमाली बल्ख सूबे की राजधानी मज़ार शरीफ शुमाली अफगानिस्तान में सबसे ज़्यादा आबादी वाले शहरों में से एक है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जो एटॉमिक टेस्ट कर रहे हैं। कल मीडिया से खिताब करते हुए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि रूस, चीन, उत्तर कोरिया और पाकिस्तान एटॉमिक टेस्ट कर रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका भी अपने एटॉमिक टेस्ट फिर से शुरू करेगा। उन्होंने कहा कि जब दूसरे मुल्क एटॉमिक टेस्ट जारी रखे हुए हैं तो अमेरिका को एटॉमिक टेस्ट बंद करना नहीं चाहिए। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका के पास किसी भी दूसरे मुल्क के मुकाबले में ज़्यादा एटॉमिक हथियार हैं। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने रूस और चीन के साथ एटॉमिक हथियारों को कम करने पर बातचीत की है। हाल ही में ट्रंप ने 30 सालों के बाद एटॉमिक हथियार टेस्ट फिर से शुरू करने का ऐलान किया और रूस के जरिए जदीद एटॉमिक निज़ाम का हवाला देते हुए उसे सही ठहराया था। डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ अमेरिका के छोटे ताजिरों और रियासतों के एक ग्रुप ने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। उनकी दलील है कि ट्रंप के जरिए लगाए गए ज़्यादातर टैरिफ गैर कानूनी हैं और उन्हें ख़त्म किया जाना चाहिए। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में 5 नवंबर से टैरिफ मामले पर सुनवाई होने जा रही है और इसे सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी तारीख में सबसे अहम केसेस में से एक बताया है। ट्रंप ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का टैरिफ मामलों पर फैसला मुल्क की इकनॉमी, ताकत और सलामती को तय करेगा। वहीं दूसरी तरफ उनके मुखालफिन का कहना है कि सदर ट्रंप ने टैरिफ को एक ऐसा मजबूत टूल बना रखा है जिसकी मदद से वो दूसरे ममालिक को अपनी मर्जी के मुताबिक झुकाना चाहते हैं और कोर्ट का इस पर फैसला ट्रंप को उसके नतीजे से होने वाले नुकसान गिनवाएगा। ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में ट्रंप ने लिखा कि टैरिफ पर अगले हफ्ते का मामला मुल्क की तारीख में सबसे अहम मामलों में से एक है। अगर एक सदर को टैरिफ का इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है तो हम दुनिया भर के दूसरे सभी ममालिक, ख़ास तौर से बड़े ममालिक के खिलाफ एक बड़े नुकसान में होंगे। सही मायनों में हमारी सलामती भी ख़तरे में होगी। अगर हम केस जीतते हैं
तो हम अब तक दुनिया में सबसे अमीर, सबसे मजबूत मुल्क होंगे। तो मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। अगले शुमारे में कुछ और ताज़ा खबरों के साथ हम लौटेंगे। आप देखते रहिए तहज़ीब टीवी। आदाब।